नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सक्षम यादव डिगआउट पर आज आपके साथ एक नई कहानी को लेकर। आज तारीख 31 मई। जैसा कि मैंने बताया था, आज की हमारी कहानी माफ़ी चाहूँगा, भारतीय वायुसेना के उन 3 जांबाज पायलटों की कहानी है जिनके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके भारतीय वायुसेना के लिए आपकी जो इज्जत है आपके मन में वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस कहानी के ज़रिए आज हम उन 3 पायलटों की पूरी कहानी सुनेंगे। 1971 की यह बात है। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही थी। 3 दिसंबर 1971 को यह जंग शुरू हुई थी और करीब 13 दिन यानी कि 16 दिसंबर तक ये जंग चली थी। तो 3 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग शुरू होती है। जस्ट उसके 2 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को स्क्वाड्रन लीडर DS जाफा, भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर थे DS जाफा, ये अपने फाइटर प्लेन सुखोई को लेकर पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरते हैं। कुछ ही देर बाद ये पाकिस्तान के अंदर एंटर भी कर जाते हैं और अब ये पाकिस्तान के लाहौर के आसमान में अपने फाइटर को उड़ा रहे थे, सुखोई को। पाकिस्तानी सेना जो थी उन्होंने भी उस वक्त एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल थी अपनी वहाँ पर उन्होंने तैनात कर रखी थी। जब उनको आसमान में सुखोई दिखा भारतीय वायुसेना का, तो फिर उन्होंने नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को लॉन्च किया। अब गोलियां जो मिसाइल थी वो जाके सुखोई को लगती हैं। जब सुखोई को लगती हैं तो फिर सुखोई आग पकड़ लेता है और जब सुखोई आग पकड़ लेता है तो फिर वो आग धीरे धीरे कॉकपिट की तरफ पहुंचती है। जब कॉकपिट में आग पहुंचती है तो फिर जो स्क्वाड्रन लीडर थे DS जाफा, ये इजेक्शन का बटन दबाते हैं और बाकायदा फिर ये प्लेन से इजेक्ट हो जाते हैं और पैराशूट के ज़रिए फिर ये नीचे उतरते हैं। अब इत्तेफाक से या यूँ कहें कि बैड लक, जो पैराशूट से इन्होंने इजेक्ट किया था और जब ये नीचे उतरे तो वो लाहौर की सरजमीन थी, यानी लाहौर की सरजमीन पे ये अब उतर चुके थे। तो काफ़ी लोगों ने, सबको पता था कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही है, तो काफ़ी लोगों ने जब पैराशूट से एक इंसान को नीचे उतरते देखा तो वहाँ की जो भीड़ थी वो वहाँ पर पहुँच जाती है, उसको घेर लेती है चारों तरफ से। DS जाफा को, जो स्क्वाड्रन लीडर थे, उनसे उनका पर्स, बंदूक वगैरह और कुछ और चीज़ें उनसे छीन लेती है। कुछ लोग मारने की फिराक में भी थे DS जाफा को, जो वहाँ की पब्लिक थी। लेकिन तब तक जो पाकिस्तानी जो सेना थी उन्होंने भी पैराशूट से एक बंदे को नीचे गिरते हुए देख लिया था। फिर तब तक पाकिस्तानी सेना पहुँच जाती है और पाकिस्तानी सेना फिर भीड़ को हटाती है और DS जाफा को अपने कब्जे में कर लेती है। उसके बाद फिर DS जाफा जो थे उनको लाहौर से फिर सीधा रावलपिंडी भेजा जाता है। रावलपिंडी जो जेल थी उस वक्त, उस जेल में फिर DS जाफा को सीधा भेज दिया जाता है। 1-2 दिन तक उनको रावलपिंडी जेल में जो उनको शेल अलॉट की थी उसमें वो अकेले रहते हैं। फिर उसके बाद उस सेल में उनको अकेले रखा जाता है। फिर उनकी मुलाकात वहाँ पर जब वो जेल में जाते हैं रावलपिंडी में, तो बाकी के जो युद्धबंदी थे भारत के, उनसे मुलाकात होती है। तकरीबन करीब 12 इंडियन एयरफोर्स के जो जवान थे वो वहाँ पर बंद थे रावलपिंडी जेल में। और सब इसी तरीके से कि प्लेन को इजेक्ट किया, इजेक्ट करके पैराशूट के ज़रिए वो नीचे उतरे। पाकिस्तानी सेना ने फिर उनको वहाँ से उठाया और फिर सीधा रावलपिंडी जेल में भेज दिया। तो जब DS जाफा रावलपिंडी जेल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात 12 भारतीय जो वायुसेना के जो और युद्धबंदी थे उनसे होती है। बाद में किताब भी लिखी गई थी जिसमें बताया गया था कि जेल में रहने के दौरान इनके साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव भी किया गया था, काफ़ी अच्छा सलूक किया गया था पाकिस्तान में। अब आती है 25 दिसंबर की तारीख, यानी कि जंग खत्म होने के 9 दिन बाद, यानी कि 3 दिसंबर को जंग शुरू हुई थी, 16 दिसंबर को जंग खत्म हो गई थी और अब आती है 25 दिसंबर की तारीख, यानी कि जंग खत्म होने के 9 दिन बाद। पाकिस्तान में उस वक्त रावलपिंडी जेल के जो इंचार्ज थे वो थे मिस्टर उस्मान हामिद। उस्मान हामिद ये स्क्वाड्रन लीडर थे पाकिस्तानी एयरफोर्स के। यानी जिस जेल में रावलपिंडी में DS जाफा और भारतीय वायुसेना के जो तमाम जो युद्धबंदी थे, जिस रावलपिंडी जेल में इनको रखा गया था, उस रावलपिंडी जेल के जो इंचार्ज थे वो थे मिस्टर उस्मान हामिद।
जो खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर थे, वो आते हैं फिर जेल में, तमाम युद्धबंदियों से वो मिलते हैं, उस्मान हामिद, उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करते करते फिर शाम हो जाती है। शाम होते ही फिर इन सभी युद्धबंदियों को फिर इनको अपनी अपनी सेल में भेज दिया जाता है। डीएस जाफा को जिस सेल में भेजा गया था, उस जेल में उनके साथ 3 लोग और थे। सेल नंबर 5 सेल नंबर 5 में 3 लोग इनके साथ और थे, और ये भी तीनों के तीनों एयरफोर्स से थे, भारतीय वायुसेना से। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह ग्रेवाल और फ्लाइट अफसर हरीश सिंह। यानी डीएस जाफा को जिस जेल में भेजा गया, उस जेल में डीएस जाफा के अलावा 3 लोग और मौजूद थे, भारतीय वायुसेना के युद्धबंदी थे। वो थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलविंदर सिंह ग्रेवाल और फ्लाइट अफसर हरीश सिंह। इन तीनों से फिर डीएस जाफा की मुलाकात होती। फिर कुछ दिन बीतता है, इन्हें लगा कि शायद अब इनकी रिहाई हो जाएगी, इनकी अदला बदली होगी, क्योंकि युद्धबंदी में क्योंकि एक तो युद्धबंदी थे और दूसरे फिर ये पीओडब्ल्यू भी थे, प्रिजनर ऑफ वॉर। तो ये एक इंटरनेशनल समझौता होता है कि युद्ध के दौरान अगर किसी भी देश के सैनिक को अगर पकड़ लिया जाता है तो फिर उस देश के सैनिक के साथ एक तो सलूक भी अच्छा किया जाएगा और फिर उसको अदला बदली करके छोड़ दिया जाता है। तो ये भी एक प्रिजनर ऑफ वॉर इंटरनेशनल एक ये समझौता है। तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो लेकिन इनको लगा कि इनकी अदला बदली कर दी जाएगी, लेकिन इनकी अदला बदली की नहीं गई। काफ़ी वक्त लग रहा था, ये जेल में थे। तो जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर थे, वो फिर बाकी के इन 3 लोगों को बताते हैं। वो ये कहते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान हमें एक बात सिखाई गई थी कि जब भी आप ऐसे हालात में, ऐसे प्रिजनर ऑफ वॉर, आप किसी देश में एज ए युद्धबंदी अगर आप गिरफ्तार होते हैं, पकड़े जाते हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए वहाँ से भागने की, वहाँ से निकलने की। तो बोला मैं तो यहाँ से भागूंगा, मैं इस जेल में नहीं सड़ूंगा, मैं यहाँ से भागूंगा, दिलीप पारुलकर साहब बोले। बाकी के 3 लोग बोले यार इसमें रिस्क है, पकड़े जाएंगे, क्या पता हो सकता है अभी कुछ दिन बाद फिर अदला बदली हो तो हमें वैसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर भागते और फिर पकड़े जाते हैं तो फिर गारंटी पूरी कि हमें मार दिया जाएगा, तो इसमें रिस्क है थोड़ा। लेकिन दिलीप पारुलकर साहब मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं मैं तो भागूंगा। तो फिर वो बाकी के 3 लोग थे, वो भी तैयार हो जाते हैं। इनमें से एक के पास पाकिस्तान का नक्शा था, बाकायदा इनको जेल में काफ़ी बार इनको घुमाए भी गया था, इन्होंने मुआयना भी कर रखा था जेल का। तो उनको ये पता था कि इस जेल में पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो एम्प्लॉयमेंट दफ्तर है, रोज़गार कार्यालय, वो भी इसी जेल के अंदर है। तो इनको ये पता था कि भागेंगे कैसे। तो इन्होंने आइडिया लगाया कि हम दीवार के अंदर सुराख करेंगे और सुराख करके फिर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो सुराख करके, यानी जिस दीवार में हम सुराख करेंगे तो हम सीधा फिर पाकिस्तानी वायुसेना का जो रोज़गार दफ्तर था उसके सामने पहुंचेंगे, और फिर उसकी रोज़गार दफ्तर के जस्ट बगल में दीवार कूदकर और फिर मॉल रोड आ जाता है। फिर मॉल रोड पे हम उतर जाएंगे और फिर वहाँ से बस पकड़ के भाग जाएंगे। तो ये इनका प्लान था। अब दूसरा ये किया, भागेंगे कैसे। मान लो यहाँ से तो निकल गए, लेकिन फिर हिंदुस्तान कैसे पहुँचे, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में अभी जंग खत्म हुई थी, बांग्लादेश को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर इन्होंने प्लान बनाया कि हम अफ़गानिस्तान के रास्ते जाएंगे, यानी हम यहाँ से, क्योंकि इनके पास पाकिस्तान का नक्शा था ही, तो इन्होंने प्लान बनाया कि हम यहाँ से जेल से बाहर निकलेंगे, वहाँ से बस पकड़ के हम पेशावर जाएंगे। पेशावर के नज़दीक अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, फिर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू हम अफ़गानिस्तान में जाएंगे, फिर वहाँ से हम हिंदुस्तान चले जाएंगे। तो फिर इन्होंने फाइनली इन्होंने डिसाइड किया। अब सबसे बड़ी बात कि दीवार में छेद कैसे करें। तो दीवार में छेद करने के लिए कहते हैं कि उस दौरान इनको इंटरनेशनल रेड क्रॉस की तरफ से युद्धबंदियों को एक बॉक्स दिया जाता था। उस बॉक्स में इनकी ज़रूरत की तमाम सारी चीज़ें होती थी, जैसे ब्रश हो गया, आपका टूथपेस्ट हो गया, आपका चद्दर हो गई, आपका कंबल हो गया, आपकी कंघी हो गई। तो तमाम सारी चीज़ें उस बॉक्स में दी जाती थी युद्धबंदियों को कि आप इनको इस्तेमाल करेंगे, आप इनका इस्तेमाल करेंगे। इनको भी वो बॉक्स दिया गया, इन्होंने वो चीज़ें उस बॉक्स में से निकाल ली, लेकिन उस बॉक्स को इन्होंने रख लिया अपने पास जेल के अंदर, सेल नंबर 5
जिसमें रहते थे, उसी के अंदर उस बॉक्स को इन्होंने रख लिया। कुछ जेल में खाने के बर्तन थे, वो इन्होंने चुरा के रख लिए। उस दौरान जो युद्धबंदी थे, इनको कोल्ड ड्रिंक पीने की मतलब छूट थी, ये कोल्ड ड्रिंक पी सकते थे, इनके लिए कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल थी। तो था ये कि एक छोटा सा एक बच्चा था, वो सभी युद्धबंदियों को कोल्ड ड्रिंक सर्व करता था। तो वो कांच की बोतल लेके आता और उस कांच की बोतल के ऊपर वो ढक्कन होता था, तो ढक्कन हटा के नहीं देता था, वो उसके ऊपर एक पिन से टक ऐसे मतलब पिन मारता, फिर उसमें वो होल हो जाता और फिर उसमें स्ट्रॉ डाल के सर्व करता था। तो जब वो बच्चा इनको कोल्ड ड्रिंक देने आया सेल नंबर 5 में, तो इन्होंने उस बच्चे से जो सुआ था जिससे वो छेद करता था उस बोतल में, उस बच्चे से वो सुआ ले लिया और फिर कहा कि पता नहीं कहाँ गिर गया यार, तो मिल ही नहीं रहा। ऐसा कह के फिर उस बच्चे को वहाँ से भेज दिया कि पता नहीं यार तुम्हारा सुआ कहाँ गया, हाथ से छूट गया, दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा। तो फिर वो बच्चा वहाँ से चला गया। उसने भी फिर सोचा हाँ शायद गिर गया होगा, तो वो भी चला गया। अब ये करते क्या कि जब रात होती तो रात को फिर ये दीवार जो थी जेल की, उसको फिर ये खोदना शुरू करते उस सुएं की मदद से, और तमाम इन्होंने जो बर्तन चुरा रखे थे उनको काट पाट के उनसे फिर औजार बना के फिर उस दीवार का प्लास्टर था उसको उतारते। अब सबसे बड़ी बात कि जो मिट्टी थी वो इकट्ठा होगी, खोदेंगे तो उस मिट्टी को कहाँ डालें, क्योंकि अगर गलती से भी गार्ड की नज़र जेल के अंदर पड़ गई, सेल के अंदर, और अगर उसको मिट्टी दिख गई तो फिर इंक्वायरी हो जाएगी, वो अंदर आएगा, चेक करेगा, सारा चेकिंग होगी। तो फिर जो रेड क्रॉस का जो बॉक्स था जो इन लोगों ने सेल के अंदर रख लिया था, तो सारी मिट्टी ये उस बॉक्स में डाल देते हैं। यानी दिन में आराम करते, रात में खुदाई करते, और सोने से पहले उस सारी मिट्टी को उस रेड क्रॉस के बॉक्स में रख देते और फिर आराम से सो जाते। तो ये इनका रूटीन था। अब 14 अगस्त आता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। तो इन्होंने ये प्लान बनाया कि हम 14 अगस्त के दिन भागेंगे, जिस दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। क्योंकि उस दिन भागने का कारण यह था कि एक तो सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होगी, स्टाफ का जो इनके लोगों का जो ध्यान था वो तैयारियों की तरफ होगा, वो तमाम तैयारियां करेंगे उस दिन 14 अगस्त की। इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी, इतनी नज़रें भी नहीं होंगी हमारे ऊपर, तो हम 14 अगस्त की तारीख में हम भागेंगे यहाँ से। तो इस तरह से फिर ये खुदाई करते रहते हैं। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि खुदाई करने के दौरान अचानक एक ईंट फंस गई दीवार में, और अब वो ईंट इनसे निकल नहीं रही। अब ईंट निकल नहीं रही तो क्या करें? तो फिर जब ईंट नहीं निकली और उसमें छेद हो गया दीवार में, तो फिर इस दीवार के अंदर एक कपड़ा फंसा देते हैं, और इत्तेफाक से उस कपड़े का जो दूसरा हिस्सा था वो दीवार के बाहर की तरफ निकल गया। यानी अगर किसी गार्ड की नज़र पड़ गई तो फिर वो इस कपड़े को हटा सकता है और देख सकता है इस सेल में दीवार में छेद कर रखा है और कपड़े से इसको ढक रखा है। अब जैसे अगले दिन सुबह होती है, ये उठते हैं, देखते हैं कपड़ा, तो कपड़ा गायब हॉल से, छेद से। अब ये घबरा गए, इनको लगा कि यार अब तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि जो कपड़ा था वो गायब हो गया, यानी किसी न किसी गार्ड ने वो निकाल लिया। लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कुछ देर बाद कि किसी बिल्ली ने वो कपड़ा निकाला था। यानी जब रात को ये सोए थे कपड़ा लगा के, तो किसी बिल्ली ने फिर उस कपड़े को खींच के वहीं साइड में बाहर फेंक दिया। तो फिर इनको चैन मिलता है, इनको लगता है कि हाँ चलो नहीं पकड़े गए। अचानक फिर एक दिन ऐसा भी हुआ कि एक रात एक गार्ड ने जब इनकी सेल के अंदर झांक के देखा तो पता चला कि सेल के अंदर तो 3 लोग हैं, लेकिन होनी चाहिए 4। तो फिर वो सीटी बजाता है, अलार्म बजती है, फिर बाकी का जेल स्टाफ भी आता है। तो जेल स्टाफ आता है, तब तक जो चौथा जो बंदा था वो चारपाई के नीचे वो लेट के खुदाई कर रहा था। जब गार्ड ने जब देखा था तब, तो फिर गार्ड को 3 लोग दिखे थे। फिर जब गार्ड सीटी बजाता है, अलार्म बजाता है, तो फिर वो चौथा जो बंदा था वो चारपाई के नीचे से निकलता है और बगल में लेट जाता है। जब स्टाफ आता है और वो टॉर्च मार के देखता है तो उनको पता चलता है कि तो 4 हैं यहीं पे। तो शायद वो कहते हैं कि शायद गार्ड का देखने में शायद ध्यान नहीं रहा होगा इनका, इसको शायद दिखने में वो गलती हो गई होगी। एक ऐसा भी होता था कि रात को वो करते क्या थे कि जो बल्ब होता था सेल के अंदर, जब उन्हें खुदाई करनी होती थी तो उस बल्ब को फ्यूज कर देते थे ये 4, और फ्यूज कर देते थे। फिर कम से कम 3 से 4 दिन तक वो बल्ब नहीं लगता था, रात को अंधेरा रहता था, तो इनको खुदाई करने में आसानी होती थी सेल में। क्योंकि फिर उस बल्ब के लिए फिर सीनियर्स के साइन वाइन करवाओ, उनसे परमिशन लो, फिर वो साइन होते होते फिर एक बल्ब आता था, फिर वो लगता था।
अब जैसे वो उसको लगाइए फिर उसको फ्यूज़ कर दें, फिर वो 3-4 दिन तक ऐसे परमिशन लो। तो ये रात को फिर इस तरह से अंधेरे में खुदाई करते थे। उनको लगा कि शायद गार्ड का देखने में शायद गलती हो गई होगी। अचानक फिर 12 अगस्त की रात आती है। 14 अगस्त को इनका प्लान था भागने का, लेकिन फिर उससे 2 दिन पहले 12 अगस्त की एक रात आती है, प्लान से ठीक 2 दिन पहले। उस रात अचानक तूफान आता है, तेज आंधी तूफान, साथ में फिर जोरदार बारिश। तो इन लोगों को लगा, इन चारों लोगों को, कि यार क्यों नहीं इस बारिश और इस आंधी का फ़ायदा उठाया जाए। यानी कि 14 अगस्त की बजाय अगर हम आज रात को भागें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने भी गार्ड थे वो फिर किसी न किसी ओट में छुपे हुए होंगे बारिश की वजह से, तो हम आराम से यहाँ से निकल के भाग सकते हैं। लेकिन उस दिन भागने से कुछ वक्त पहले जो DS जाफा थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं भागूंगा। हो सकता है भारत सरकार हमें बाद में वैसे ही छुड़ा ले, अदला बदली करके युद्धबंदियों की, तो मैं तो नहीं भागूंगा। तो फिर ये कहते हैं चलो कोई बात नहीं। फिर बाकी के जो 3 लोग थे ये फिर उस छेद के ज़रिए बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के सीधा पाकिस्तानी जो सेना का जो रोज़गार कार्यालय था, जो दफ्तर था, उसके सामने पहुंचते हैं। उसके बगल में जो दीवार थी उस दीवार को ये फानते हैं, क्योंकि बाकायदा ट्रेनिंग इन्होंने ले रखी थी। उस दीवार को ये फानते हैं और दीवार कूदने के बाद जस्ट मॉल रोड पर पहुंच जाते हैं। और जब मॉल रोड पर ये पहुंच जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक बस वहाँ पे खड़ी है और कंडक्टर चिल्ला रहा है पेशावर पेशावर पेशावर। तो फिर तीनों लोग भाग के इस बस में चढ़ जाते हैं और फिर ये पेशावर के लिए निकलते हैं। रास्ते में कंडक्टर इनसे नॉर्मल बातचीत भी करता है, लेकिन बीच में फिर कंडक्टर अचानक इंग्लिश बोलने लग जाता है। तो इनको लगा कि यार शायद हमारा भेष देख के इन लोगों को लग नहीं रहा कि हम पाकिस्तान से, क्योंकि जब ये जेल से निकले थे तो उन्होंने कुछ पाकिस्तानी जो ड्रेस थी, जैसे कुर्ता, ये सब भी डाल लिया था, कुर्ता सलवार ये सब भी उन्होंने डाल लिया था, ताकि बाहर किसी को शक ना हो कि हम अदर कंट्रीज से हैं, या मतलब दूसरे देश से हैं। माफ़ी चाहूँगा। तो कंडक्टर फिर इनसे इंग्लिश में बात करता है, तो उनको लगा कि यार शायद ये तो कंडक्टर ऐसा समझ रहा है कि हम बाहर देश के हैं। तो फिर पेशावर तब तक बस पहुंच जाती है और ये बस से फिर उतर जाते हैं। बस से उतरने के बाद जिस गांव में ये उतरे थे, पता चलता है कि यहाँ से सिर्फ 5 मील की दूरी पर अफगानिस्तान का बॉर्डर है, और अब इन्हें अफगानिस्तान के उस बॉर्डर पर पहुंचना था। और उसके लिए किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे रोड पे खड़ा होकर, कि कोई गाड़ी आई उसमें बैठे, फिर 5 मील दूर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचे और फिर अफगानिस्तान के अंदर हम घुस जाएंगे और वहाँ से फिर हम हिंदुस्तान चले जाएंगे। 5 मील की दूरी है और ये तीनों सड़क किनारे खड़े हैं किसी गाड़ी के इंतजार में। तभी इनके पीछे से कड़कदार आवाज़ आती है। ये पीछे मुड़ते हैं और वहाँ पर एक शख्स खड़ा होता है और वो इनसे पूछता है कि आप कौन हैं। तो ये तीनों कहते हैं कि हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के सैनिक हैं, जंग अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हुई है और हम छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। करीब करीब 1 हफ्ते की छुट्टियां मनाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और लंडी खाना जो रेलवे स्टेशन है, हम वहाँ जा रहे हैं। अब दिक्कत ये थी कि जो मैप इनके पास था उसमें लंडी खाना रेलवे स्टेशन था, लेकिन जो लंडी खाना रेलवे स्टेशन जो असल में जो था वो 1932 में जब अंग्रेजी हुकूमत थी उस दौर में स्टेशन को बंद कर दिया गया था। तो ये बात इनको पता नहीं थी कि लंडी खाना रेलवे स्टेशन बंद हो चुका है अंग्रेज़ों के ज़माने से। इनको ये लगा कि शायद अब भी चालू होगा। तो इन्होंने कहा कि लंडी खाना रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। तो इससे उस आदमी को इनके ऊपर शक हुआ। उसने कहा कि नहीं, लंडी खाना रेलवे स्टेशन तो काफ़ी साल पहले, बहुत पहले बंद हो चुका है। तो फिर उसको शक हुआ। अब इत्तेफाक से या बदकिस्मती अगर मैं कहूँ कि जो ये इंसान था जो इनसे पूछताछ कर रहा था वो उस इलाके के तहसीलदार का स्टेनो था। जो उस इलाके का जिसमें खड़े थे उसके तहसीलदार का वो स्टेनो था। वो इन लोगों को जब उसको लगता है कि सस्पिशियस हैं तो फिर वो थोड़ा चिल्लाता है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और वो कहता है कि ये सस्पिशियस लोग हैं, इनको पकड़ो। और फिर वो पकड़ के इन तीनों लोगों को फिर वो तहसीलदार के पास लेके जाता है। तहसीलदार था, वो इनसे पूछता है कि भाई कौन होते हैं। उसको बताते हैं कि हम पाकिस्तानी सेना के जवान हैं, रावलपिंडी में पोस्टेड हैं, जंग अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हुई है, छुट्टियां मनाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन फिर जो तहसीलदार का उसको शक हो जाता है। लेकिन तब तक जो पारुलकर साहब थे बड़े कॉन्फिडेंट, ये कहते हैं कि वो समझाते हैं कि
आप उस्मान हामिद को मतलब धौस जमाने के लिए वो बोलते हैं ताकि इनको पक्का हो जाए कि हम पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। वो कहते हैं कि आप उस्मान हामिद को फ़ोन लगाइए, उस्मान हामिद ADC, उनको आप फ़ोन मिलाइए। तो तहसीलदार फिर उस्मान हामिद को फ़ोन लगाता है, तो उधर से उस्मान हामिद फ़ोन उठाते हैं, इधर से पारोलकर साहब फ़ोन पर बात करते हो, बताते कि हम ऐसे ऐसे रावलपिंडी जेल से और ऐसे ऐसे हमें यहाँ पे पकड़ लिया गया। तो फिर उस्मान हामिद उस तहसीलदार से बात करते, उसको कहते कि आप इन तीनों को कुछ मत कहिएगा, पीटिएगा नहीं, और लेकिन आप इनको जाने भी मत दीजिएगा, हमारे सैनिक आ रहे हैं और वो इनको लेके जाएंगे। ये सब हो ही रहा था कि दूसरी तरफ रावलपिंडी जेल में अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि 3 भारतीय सैनिक, 3 पायलट यहाँ से जेल को तोड़ के भाग चुके हैं। तो अचानक एक गार्ड फिर रात को जब आता है और वो टॉर्च मार के देखता है, तो देखता है अंदर तो सिर्फ एक इंसान है, DS जाफा, बाकी के 3 लोग नहीं है, गायब है। तो फिर अलार्म बजाता है, तो फिर वहाँ के जितने भी अफसर थे, वहाँ के जितने भी गार्ड थे, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो देखते हैं कि यार ये तो भाग गया। अब जब उनको ये पता चला कि 3 भारतीय जवान यहाँ से भाग गए जेल तोड़ के, तब उनकी हवा टाइट कि अब हायर अथॉरिटी को क्या जवाब देंगे, जो ऊपर जो अफसर है उनको क्या जवाब देंगे। तो फिर वो प्लान करते हैं कि ऐसा करते हैं कि जो DS जाफा, जो एक बंदा बचा हुआ है, इसको हम गोली मार देते हैं। इसको गोली मार के फिर हम ये कह देंगे कि ये जब 3 लोग भाग रहे थे तब हम सारे अलर्ट थे, तो हमने एक को तो गोली मार दी, लेकिन बाकी के 3 लोग भागने में कामयाब हो गए, तो इससे शायद हमारी कुछ जान बच जाएगी, थोड़ी आफत टल जाएगी। अब उधर DS जाफा इस सारी बात सुन रहे थे। अब DS जाफा को चिंता हो गई। अब DS जाफा सोचे कि यार सुखोई से इजेक्ट करके भी बच गया, सुखोई से इजेक्ट भी हो गया, उसके अलावा फिर यहाँ से भी मैं मतलब बच गया। अब DS जाफा की हालत ख़राब कि जंग से भी बच गया, सुखोई से भी बच गया, लेकिन अब यहाँ पे ये लोग गोली मार देंगे, क्योंकि वो 3 लोग जो भाग गए, तो अपनी गलती छुपाने के लिए भी मुझे गोली मार देंगे। अब DS जाफा की हवा टाइट, ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन तब तक फिर जो उस्मान हामिद थे, उनका फ़ोन फिर रावलपिंडी जेल में आता है, और फिर वो बाकायदा जेलर से पूछते हैं कि कौन कौन लोग गायब हैं जेल से। तब जेलर को पता चलता है कि यार ये बात तो हायर अथॉरिटी को पहले ही पता चल गई। तो फिर वो कहते हैं कि साहब 3 लोग गायब हैं, एक अब यहीं है। तो फिर कहते हैं कि ठीक है, उन 3 लोगों को मैं भिजवा रहा हूँ। तो फिर DS जाफा की सांस में सांस आती है कि चलो बच गए। उसके बाद फिर इन तीनों लोगों को, चारों को, जेल में वापस डाल दिया जाता है। फिर 3 महीने बाद, यानी 1 दिसंबर 1972 1972, 1 दिसंबर 1972 को पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर इन 12 पायलटों को रिहा करते हैं अदला बदली के तौर पे। यानी भारत में जो पाकिस्तान के जो सैनिक जो बंद थे, फिर ये उनके बदले में फिर ये भारतीय सैनिकों को छोड़ दें। तो इस तरह से फिर इन तीनों पायलटों को कुल 12 लोगों को छोड़ते हैं। उन 12 लोगों में से फिर 4 लोग भी, खुशकिस्मती से 4 लोगों का भी नाम था, फिर इन 4 लोगों को भी रिहा कर दिया जाता है। फिर ये अपने वतन अपने देश में पहुंचते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहानी आखिर लगी कैसे। थैंक यू।